Welcome all of you to my channel Polytech Guru. I am Naveen Kumar, welcoming you all. In the previous section of this YouTube series, जहाँ पे हमने डोमेस्टिक वायरिंग के कुछ न्यूमेरिकल या डोमेस्टिक वायरिंग पे डिस्कशन किया था, आपके द्वारा भेजे गए फीडबैक या स्टूडेंट्स ने जो मुझे कांटेक्ट किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, कमेंट किया, एंड दे ऑल ऑफ अस आई थिंक they demanding that ki what are the general requirements what we consider when we are going to fitting an installation in electrical domain. So this today lecture is basically the general requirements of electrical installations. Okay, see, all electrical installation should be generally be carried out in a conformity with the requirement of Indian Electricity Act and the relevant regulation of the concerned electric supply authority. ओके, यहाँ पर एक नॉर्मली हम जब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी की एक्ट की बात करते हैं, सो वी ऑलवेज डिस्कस अबाउट इंडियन स्टैंडर्ड 732 1983 एक्ट. ये आपका इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है. दिस IS 732 1983 कहता क्या है, दैट ऑल मटीरियल एंड फिटिंग्स अप्लायंसेज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन शैल कंफर्म टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस वेयरएवर दीज एग्जिस्ट. अगर इफ दे आर नॉट एग्जिस्ट इंडियन स्टैंडर्ड, देन एट लीस्ट दे मटीरियल शुड बी अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी. ओके, so this Indian Electricity Act 732 1983 डीपली आप लोग इसको फॉलो करिए, डिटेल्स में इसका रिव्यू करिए, तब जाके आप इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन पर आप बात कर सकते हैं. और इसी आर्टिकल IS 732 1983 ये भी कहता है कि जो भी आपके काम आप करवा रहे हो या जो भी आप फिटिंग कर रहे हो, वो एक डायरेक्ट सुपरविज़न हो उस पर्सन के थ्रू जो एक सर्टिफाइड कॉम्पिटेंसी जिसके पास हो, जिसको गवर्नमेंट ने इशू किया हो कोई सर्टिफिकेट या कोई कॉम्पिटेंसी ऑफ सर्टिफिकेशन. ठीक है, तो ये सारे इंडियन स्टैंडर्ड्स इसमें इसकी बात हो रही है. नाउ बेसिकली हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें, सो लेट डील विद द रिक्वायरमेंट्स. तो लेट्स फर्स्ट रिमूव इट. So the first requirement is layout wiring. जो वायरिंग की लेआउटिंग बहुत ज़रूरी है जब भी आप इंस्टॉलेशन की फिटिंग करें. एंड दिस वायरिंग लेआउट क्या कहता है कि पावर और हीटिंग जो सब सर्किट है वो सेपरेट और डिस्टिंक्ट हो लाइट और फैन सब सर्किट से. यू ऑल नो, जो कल भी हम लोगों ने इसका न्यूमेरिकल डिस्कस किया था कि पावर और सब सर्किट को अलग एक सेपरेट, हीटिंग सब सर्किट को एक सेपरेट सर्किट दिया था एंड लाइटिंग फैन सब सर्किट को अलग सर्किट दिया था. ठीक है, और अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ कि दिस इंडियन स्टैंडर्ड 732 एंड 1983 के अकॉर्डिंग जो भी आपके टाइप्स ऑफ वायरिंग डिफाइन की गई थी, अगेन वही 4 टाइप्स ऑफ वायरिंग डिफाइंड है इसमें, कंसील्ड, बैटन, केसिंग, केपिंग एंड कंड्यूट. तो जो भी आपने इसमें वायरिंग डिफाइन की थी कि ये स्टैंडर्ड कहता है कि दैट वायरिंग शुड रन अलोंग द वॉल एंड शुड बी नियर एज पॉसिबल एज नियर, मतलब शुड बी नियर टू द सीलिंग एज मच एज पॉसिबल. ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड बेसिकली, कल भी हम लोग इस पर बात कर रहे थे कि लाइक आपका ये अगर घर है तो घर का ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लोन है जिसको बैटन वायरिंग करते हैं, इसको हमने बोला था 0.5 मीटर, इससे डाउन आपकी पूरी वायरिंग की जाती है. तो यही स्टैंडर्ड भी कह रहा है कि जितना इसको पॉसिबल हो कि इसको सीलिंग के पास लेके जाएं. ये कुछ गैप इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, या जब चूँकि हम यहाँ पर इसको पूरा ब्रेक करते हैं, दैट इज़ वाई कि थोड़ा वहाँ से गैप रहे. बिम्स की प्रॉब्लम आती है वॉल में या इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम आती है, तो तब भी आप इसको जितना भी अप्रोच कर सकें सीलिंग के उतना अप्रोच आप इसका रखें. एंड द सेकंड थिंग इज़ कि 3 फेस इंस्टॉलेशन के केस में बैलेंसिंग ऑफ लोड बहुत ज़रूरी है. सिंगल फेज में तो ठीक है, आपने बैलेंसिंग का इशू नहीं आता है, फेज और न्यूट्रल रहता है, बट 3 फेज के केस में प्लीज़ इंश्योर द बैलेंसिंग ऑफ लोड ऑन 3 फेज सर्किट. So this is your first
लेट्स सी द सेकेंड वन विच इज कंडक्टर्स। तो इसमें बेसिकली कि सभी आपके कंडक्टर जो हैं वो कॉपर और एल्युमिनियम के बने होने चाहिए, द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि जो नॉमिनल क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर आप कॉपर सर्किट की बात करें या कॉपर वायर की बात कर रहे हैं, तो फाइनल सर्किट में या फाइनल सब सर्किट में एटलीस्ट 1.0 mm, ये मिनिमम वैल्यू है आपकी 1.0 mm कॉपर कंडक्टर अगर आपका है तो 1.00 mm स्क्वायर, और अगर ये एल्युमिनियम कंडक्टर है सो इट इज 1.50 mm स्क्वायर। ये क्रॉस सेक्शन एरिया आपका होना चाहिए। दिस इज फॉर लाइट एंड फैन सर्किट। अगर आप पावर सर्किट की बात कर रहे हैं सो कॉपर के लिए 1.5 mm स्क्वायर एंड एल्युमिनियम सर्किट के लिए इट शुड बी 2.50 mm स्क्वायर फॉर पावर। दिस इज फॉर पावर वायरिंग एंड दिस इज फॉर लाइट एंड फैन। ठीक है, तो ये भी आपका स्टैंडर्ड कहता है कि आपके ये दो टाइप के वायर जो यूज़ किए जा रहे हो उनकी ये रेटिंग्स एटलीस्ट होनी चाहिए। सो थर्ड पॉइंट बेसिकली आपका रेटिंग ऑफ लैम्प, फैंस एंड सॉकेट आउटलेट्स को डिफाइन करता है, जिसमें कुछ आपके लाइक इनकैंडेसेंट लैम्प नॉर्मली हम लोग 60 वाट अज्यूम करके चलते हैं, सीलिंग फैन 100 वाट, कुछ ऑथर्स इसको 60 वाट भी लेके चलते हैं सीलिंग फैन को, बट इट शुड बी 100 वाट। सॉकेट लाइट एंड फैन की बात करें तो आप 100 वाट कंसीडर करते हो। फ्लोरोसेंट लैम्प या फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होती है उसको हम लोग 60 वाट कंसीडर करते हैं। अगेन यहाँ पे कुछ ऑथर्स आपको 40 वाट्स भी वैल्यू इसको लेके चलेंगे। एंड सॉकेट एंड पावर का जो यूज़ होता है, जो कंसिडरेशन होता है वाट का, वो आप 1000 वाट, सॉरी दिस इज 1000 वाट कंसिडर करके हम इसको चलते हैं। सो दिस इज योर थर्ड पॉइंट। द फोर्थ पॉइंट इज ज्वाइंट बॉक्स एंड लूपिंग सिस्टम। ओके, सो बेसिकली लूपिंग सिस्टम इज जनरली प्रेफर्ड, आपके इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में जनरली प्रेफर की जाती है। एंड वायरिंग शुड बी डन विदाउट एनी जंक्शन और कनेक्शन बॉक्सेस। ऐसा प्रेफर किया रहता है क्योंकि हम लोग इसको लूपिंग सिस्टम को प्रेफर इसीलिए करते हैं क्योंकि जॉइंट बॉक्स सिस्टम में आपके जंक्शंस और कनेक्शन बॉक्सेस आते हैं और वहाँ पे जॉइंट्स की प्रॉब्लम रहती है। सो अवॉइड करते हैं जॉइंट्स को, बट अगर स्पेसिफाइड है कि वहाँ पर जॉइंट्स की नेसेसिटी है, ज़रूरत है, दैन इन दैट केस दैट ऑल जॉइंट शुड बी मेड ऑफ द अप्रूव्ड मैकेनिकल कनेक्शंस इन सुटेबल एंड अप्रूव्ड जॉइंट बॉक्सेस। ठीक है, अगर इन केस ऑफ आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप ऐसे मैकेनिकल कनेक्शंस को वहाँ पर अप्रूव करेंगे जो कि आपको अगेन दीज स्टैंडर्ड से अप्रूवल हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिसेप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेन सप्लाई। दिस इज योर नेक्स्ट पॉइंट। दैट रिसेप्शन मीन्स कि जहाँ भी आपके सर्विस मेन से एनर्जी मीटर कनेक्टेड होगा दैट इज योर रिसेप्शन। एंड डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि जो आप मेन स्विच से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो अपनी सप्लाई को, दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सर्किट ब्रेकर या लिंक स्विच लाइव कंडक्टर पे जहाँ पे सप्लाई की आपकी एंट्री है वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। एंड दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट कि देयर शुड बी अ सर्किट ब्रेकर और लिंक स्विच ऑन लाइव कंडक्टर। ठीक है, दूसरा आपका ये है कि वहाँ पर न्यूट्रल वायर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं अपने इंस्टॉलेशन में, देयर शुड बी नो ब्रेक। ठीक है, कोई भी न्यूट्रल वायर में ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगेन फिर 732 और 1983 स्टैंडर्ड्स जो कहते हैं कि अगर आप ओपन टाइप स्विच बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात की जा रही है कि अगर आप ओपन टाइप स्विच बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ यूज that in your situation where dry situations occurs, जहाँ भी ड्राई सिचुएशन की बात है वहीं आप ओपन टाइप स्विच बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। और ये बैटरीज और एक्सपोर्ट केमिकल स्टोरेज जहाँ पे है वहाँ तो कभी ड्राई ओपन टाइप स्विच बोर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, ये आपका स्टैंडर्ड कहता है। दूसरा आपका स्टैंडर्ड कहता है कि जहाँ भी डैम्प सिचुएशन हो, धुएँ की सिचुएशन हो, ठीक है, या कह सकते हैं इनफ्लेमेबल हो, एक्सप्लोजिव डस्ट हो,
वहाँ पे स्विच बोर्ड आपका टोटली इनक्लोज होना चाहिए एंड इट शुड बी मेड फेम प्रूफ। ये आपका सेकंड पॉइंट है कि इस सिचुएशन में, डैम सिचुएशन में अगर आप काम कर रहे हैं तो स्विच बोर्ड वहाँ पे टोटली इनक्लोज हो या फेम प्रूफ से वो बनाया गया हो। थर्ड पॉइंट है कि स्विच बोर्ड कभी भी गैस स्टोव या सिंक के एटलीस्ट 2.5 मीटर आसपास नहीं होना चाहिए, या वॉशिंग यूनिट के भी 2.5 मीटर नियर अबाउट नहीं होना चाहिए। दैट इज़ वाई ये कहा जाता है कि आप प्लीज़ ट्राई कि बाथरूम वगैरह के अंदर आप स्विचेस या बोर्ड वगैरह यूज़ ना करें, ठीक है। एंड हाँ, अगेन ये आपका जो रिसेप्शन एरिया है, दैट की रिसेप्शन एरिया या किसी भी बोर्ड की बात की जा रही है कि जितने भी आपके 3 टाइप के बोर्ड्स हैं, लाइक हिंग टाइप मेटल बोर्ड्स, फिक्स टाइप मेटल बोर्ड्स और टी वुड बोर्ड्स। जो बोर्ड्स अगर आपने देखे होंगे तो इन 3 टाइप के नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारे बोर्ड जो हैं वो मेटल क्लेट स्विच गियर, मेटल की एक मेटल से इनको कवर किया रहता है और जिसमें प्रॉपर वार्निशिंग और इंसुलेशन किया रहता है, तो इट शुड बी कवर्ड विद मेटल क्लेट स्विच गियर, ठीक है। दिस इज़ योर फर्स्ट 5 पॉइंट्स। पहले मैं सारे पॉइंट्स एक एक करके डिस्कस कर लूँ, देन हम लोग लेआउट और इसके ब्लॉक डायग्राम को डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज अरेंजमेंट ऑफ apparatus ऑन स्विच बोर्ड। अगेन IS 732/1983 के अकॉर्डिंग इक्विपमेंट आपके बोर्ड में ऐसे माउंट किए जाने चाहिए कि कोई भी पॉसिबिलिटी ना हो कि लाइव पार्ट को कांटेक्ट कर सके वो पर्सन जो परफॉर्म कर रहा हो कोई भी काम या कोई भी ऑपरेशन, लाइक चेंजिंग फ्यूजेस, मैनिपुलेटिंग स्विचेस। सो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि उसका कोई भी लाइव कांटेक्ट आपके लाइव पर्सन के टच में ना आए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि अपरेटस कभी भी जैसे आपके ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वगैरह हम बनाते हैं तो इन एजेस पे माउंट नहीं करने चाहिए। अपरेटस जो है इन एजेस पे माउंट नहीं करना चाहिए। यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर की एटलीस्ट डिस्टेंस होनी चाहिए, तब आप यहाँ पे अपरेटस को माउंट करें। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप इसको कह सकते हैं पैनल फिक्स के लिए, तो पैनल फिक्सिंग जब करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ आप स्क्रू वगैरह टाइट करते हैं। तो पैनल फिक्सिंग भी अगर आप कर रहे हैं तो 1.3 सेंटीमीटर के बाद ही आप ड्रिलिंग करें या होल जो भी करें एज पर वो काम करें ड्रिल करके, ठीक है। सेकेंड थिंग इज कि नो लाइव पार्ट्स शुड बी सो प्लेस दैट इट कॉज एन आर्क टू स्ट्रक बिटवीन लाइव पार्ट्स एंड अर्थ, ठीक है। कोई भी ऐसा लाइव पार्ट नहीं आपको यूज़ करना है जो आर्क प्रोड्यूस करे और आपके लाइव पार्ट या अर्थ के बीच में एक आर्क प्रोड्यूस करे। नेक्स्ट इज़ आई थिंक वेरी कॉमन कि दैट सारी एसेसरीज जो आपकी हैं, जो भी आपके अरेंजमेंट्स हैं, उनके कनेक्शंस आप ऐसे रखें कि दैट शुड बी ईजिली एसेसिबल एंड ट्रेसेबल, कि अगर आप उसको कहीं फाइंड आउट करना है कोई फॉल्ट वगैरह को तो इट कैन बी ईजिली एसेसिबल। सो दिस इज़ योर हाउ वी कैन पुट द आइटम और पुट द बोर्ड्स ऑन योर स्विच बोर्ड। एंड नेक्स्ट वी हैव सिंगल फेज सप्लाई, और लेट इट सबको इसको हटा देते हैं और सिंगल फेज सप्लाई, देन वी विल सी 3 फेज सप्लाई। तो इनको थोड़ा डीपली देखना है तो इसको फिर से हम रिमूव करके फिर से सिंगल फेज सप्लाई और 3 फेज सप्लाई को डिस्कस करते हैं। सो दिस सिंगल फेज सप्लाई में दैट ऑल लोड्स इन अ सिंगल फेज इंस्टॉलेशन आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल एंड सप्लाइड द सेम वोल्टेज, द फर्स्ट पॉइंट ये। एंड द सेकेंड की the feeder cables and the installation wiring should be designed in such that switching on and off of any load in a system does not affect any other load in that system. That is why it is prefer कि हम parallel connections करते हैं and same voltage apply करते हैं, that this type of problems नहीं आनी चाहिए। फ्यूजेस का सिंगल फेज सप्लाई में केस क्या है कि फ्यूजेस शुड बी प्लेस्ड
only in the live wire or phase wire, that should not be placed on neutral wire. And similarly, the all the switches should installed on the live lines only and never on the neutral lines, right? तो फ्यूजेज, और अगर फ्यूजेज एंड क्या कहें आप स्विचेस की बात करें तो वो भी आपके फेज वायर और लाइव वायर पे कनेक्ट किए जाए, ना कि आपके न्यूट्रल वायर पे कनेक्ट किए जाए। सेम थिंग अगर आप इस सिंगल फेज सप्लाई को देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो अगर इसका सिंपल डायग्राम सिंगल फेज इंस्टॉलेशन का अगर हम बनाएं तो वो कुछ इस प्रकार होगा कि इसमें देखिए सिंगल फेज इंस्टॉलेशन में नॉर्मली दिस इज सप्लाई अथॉरिटीज, इसके पहले सप्लाई अथॉरिटी का कटआउट होता है, देन मीटर, देन कंज्यूमर स्विच बॉक्स, जिसमें आप यहाँ पे एक चूँकि ये स्विच बॉक्स है तो यहाँ पे एक स्विच भी दे सकते हैं। तो इस टाइप का अरेंजमेंट आता है। वी हैव न्यूट्रल लिंक ओवर हेयर, न्यूट्रल लिंक से यहाँ पे जो भी आपका मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो वहाँ पे एक न्यूट्रल लिंक क्रिएट कर लिया जाता है और एक फेज के लिए कॉमन बस बार क्रिएट कर ली जाती है। ठीक, अब यहाँ से मान लीजिए एक फेज आपने लिया, बस बार है तो इससे आप फेज निकाल सकते हैं। तो एक फेज लिया और आपने लाइट एंड फैन सर्किट को दे दिया, एक आपने अभी ये स्पेयर रखा हुआ है, और थर्ड फेज को आपने फेज नहीं बोलेंगे इसको, थर्ड पॉइंट को आप कह सकते हो कि पावर के लिए स्पेयर किया हुआ है। तो एक सिंपल सिंगल फेज का इंस्टॉलेशन है, सिंपल डायग्राम है ना। अगर इसी केस में अगर हम एक चीज़ ऐड कर दें कि ये तो आपके सिंगल फ्लोर की बात हो रही है, अगर आप इसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बात करें, सो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए मैं उसका डायग्राम बना दे रहा हूँ कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में डायग्राम में इस टाइप के चेंजेस आ जाएंगे। इसमें आप देखिए कि एक आपका नॉर्मल मीटर से फीडर आया कंज्यूमर फ्यूज सर्किट के थ्रू, और लाइक दिस इज़ योर ग्राउंड फ्लोर, दिस इज़ योर फर्स्ट फ्लोर, दिस इज़ योर सेकंड फ्लोर। इस टाइप से हर एक फ्लोर पे आपने एक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो वायरिंग हमने यूज़ की है वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स के लिए जो डिफरेंट फ्लोर पे हैं, दे आर लूप टुगेदर। यहाँ पे देखिए सारे डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके बोर्ड्स हैं दे आर लूप टुगेदर। इन लूपिंग को हम लोग कहते हैं राइजिंग मेन। ये एक बार आया है पेपर में आपके कि व्हाट इज वेयर द राइजिंग मेन इंस्टॉल्ड। तो अगर आप डिफरेंट फ्लोर पे वायरिंग कर रहे हैं, तो अगर आप लूपिंग कर रहे हैं उनको आपस में, तो दैट लूपिंग नोन एज राइजिंग मेन्स। बट ये लूपिंग करने से एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है कि इनिशियली जो आप अज्यूम करके चल रहे थे कि इनिशियली क्या आपका जो स्टैंडर्ड ये कहता है कि हर एक वायरिंग का एक सब सर्किट सेपरेट होना चाहिए और उस सब सर्किट के लिए उसका न्यूट्रल वायर भी सेपरेट होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, फॉल्ट ना आए, तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये हम लोग लेके चलते हैं कि सेपरेट सर्किट यूज़ करें, सबका लिए सेपरेट लिंक, सेपरेट न्यूट्रल दें। और न्यूट्रल भी आपकी जगह भी देखिए यहाँ पे दिस इज़ योर कॉपर लिंक, ये कॉपर लिंक के थ्रू, ये दिस इज़ योर कॉपर लिंक, दिस इज़ योर कॉपर लिंक। न्यूट्रल भी आपके कॉपर लिंक से कनेक्टेड हो और हर एक सर्किट के लिए एक सेपरेट आप उसके लिए न्यूट्रल प्रोवाइड करें। सो दिस इज़ योर स्टैंडर्ड। बट राइजिंग मेंस के केस में या इस केस में क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर लूपिंग कर रहे हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की। तो इस लूपिंग करने से प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर कहीं पे फॉल्ट होती है इस राइजिंग मेंस में या फ्यूज़ में या कंज्यूमर स्विच फ्यूज़ में, कहीं भी अगर आपके फॉल्ट होती है इस मेंस में यहाँ पर या कंज्यूमर के मेन फ्यूज़ पे, तो इट विल डिस्कनेक्ट द कंप्लीट इंस्टॉलेशन। पूरा आपका इंस्टॉलेशन यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आप इस पर्टिकुलर डायग्राम की जगह आप नेक्स्ट डायग्राम देखिए, इस टाइप का अरेंजमेंट कर देंगे। उसमें देखिए एनर्जी मीटर से जो आप मेन डिस्ट्रीब्यूशन स्विच पे लेके गए, प्लीज़ ये जो आपका जितने भी आपके फेज वायर हैं उसके ऊपर मैंने कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट किया हुआ है, दैट इज़ योर फ्यूज़। ठीक है, ये आपका फ्यूज़ है, ये दीज आर फ्यूजेज। तो जितने भी आपके फेज वायर्स होंगे फ्यूज से कनेक्टेड होंगे और न्यूट्रल आपका एक लिंक से कनेक्टेड होगा और डायरेक्टली कनेक्टेड होगा।
तो यहाँ पे आपकी मेन डिस्ट्रीब्यूशन स्विच से मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे लिंक गया, एक न्यूट्रल लिंक गया आपका और एक कॉपर बस बार गई, और वहाँ से आप देखिए ये वाला आपका जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपने डायरेक्ट दो वायर निकाले और उनकी आपस में लूपिंग करके एक के ऊपर एक फ्लोर पे पहुँचा दिया, बट यहाँ पर आपने एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड दे दिया नीचे, और उसके बाद हर एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को एक सेपरेट सप्लाई दी गई, जो कि नॉर्मली हम लोग प्रेफर करते हैं ये वाला सिस्टम। इसमें होगा क्या कि मान लीजिए इस पर्टिकुलर फीडर में कोई फॉल्ट आती है तो ये बाईपास हो जाएगा, बाकी दो फीडर पे काम चल रहा है, यहाँ पे सप्लाई काम चल रही है। हाँ, अगर यहाँ पे कोई फॉल्ट आती है या यहाँ पे कोई फॉल्ट आती है, इन दैट केस कंप्लीट सिस्टम आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेम आपका सिंगल फेज सप्लाई है। इस केस में सिंगल फेज सप्लाई में कॉमन स्विच बोर्ड है, और इस केस में सिंगल फेज जो इंस्टॉलेशन दिया गया है उसमें सेपरेट फ्यूजेस के साथ सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को कनेक्ट कर दिया गया है। नाउ इसमें एक और कनेक्ट कर सकते हैं सिंगल फेज सप्लाई में कि मान लीजिए सर्विस जो अथॉरिटी है वो कह रही है कि आप सेपरेट टैरिफ वो आपसे लेगी, लाइटिंग के लिए अलग लेगी, पावर के लिए अलग लेगी। इन दैट केस देयर शुड बी टू एनर्जी मीटर। कल के सेगमेंट में एक न्यूमेरिकल में ये चीज़ आई थी कि लाइट फैन के लिए अलग टैरिफ है और पावर सर्किट के लिए अलग टैरिफ है। इट्स ओके, अगर ऐसी कोई बात है तो इट्स ओके। तो अगर इन दैट केस लाइक आप एक एनर्जी मीटर यहाँ इंस्टॉल कर दीजिए लाइट फैन के लिए और एक एनर्जी मीटर यहाँ इंस्टॉल कर दीजिए पावर सर्किट के लिए, लेकिन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन आपका फिर डिफरेंट हो जाएगा। दैट इज डिफरेंट हो जाएगा, तभी आपके दोनों के एनर्जी मीटर पे डिफरेंट टैरिफ के थ्रू आपसे पेमेंट दिया जाएगा। ओके, सो दिस इज योर सिंगल फेज सप्लाई, जो 7 पॉइंट था आपके जनरल रिक्वायरमेंट्स में। नाउ व्हाट इज योर 8 पॉइंट? That 8 point is 3-phase 4-wire supply. Basically, industrial premises and multi-story buildings are given 3-phase 4-wire supply. उसका रीज़न कुछ ये है कि लाइक इंडस्ट्री, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ में जो भी आपके मोटर कनेक्टेड है दैट अबव फ्रॉम 1.5 HP एंड वाउंड फॉर 415 volt or 50 Hz 3-phase supply, just because that it is cheaper than single phase motor of same rating and have better power factor and higher efficiency। पहला पॉइंट तो ये है एक मोटर के केस में। सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं, लाइक कॉमर्शियल या लार्ज मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग के केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो अगर आप 3-phase 4-wire सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, सो दैट इज़ मोर इकोनॉमिकल देन फॉर अ सिंगल फेज सिस्टम। ओके, सो अगर आप इन 3-phase 4-wire सिस्टम का डायग्राम देखें तो कुछ इस टाइप का आपका होगा। 3-phase 4-wire डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सिंगल एंड 3-phase लोड्स हैविंग अ कॉमन मेन फ्यूज। यहाँ से आप देखिए एनर्जी मीटर से कंज्यूमर मेन फ्यूज स्विच बोर्ड पे गया, न्यूट्रल लिंक, दिस इज योर लिंक RYB फेज, और आपने सेपरेट एक फेज को यहाँ कॉपर से बस बार से कनेक्टेड कर दिया और दिस लिंक को आपने कॉपर लिंक से कनेक्टेड कर दिया। अब अगर किसी को सिंगल फेज सप्लाई चाहिए होगी तो आप यहाँ से एक सपोज करिए ये आपने RYNB ये आपने 3 फेज निकाल दिए 3-phase लोड के लिए। अब इसी से आपने एक ये निकाल दिया और एक न्यूट्रल लिंक निकाल दिया सिंगल फेज लोड के लिए, एंड एक और न्यूट्रल यहाँ से निकाल दिया और एक न्यूट्रल लिंक यहाँ से दे दिया सेकंड सिंगल फेज लोड के लिए। देखिए आपको बैलेंसिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैलेंसिंग ऑफ 3 फेज इन रेस्पेक्ट ऑफ सिंगल फेज लोड इज अचीव बाय अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंगल फेज लोड ऑन 3 फेज। अगर आप इस 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन से बैलेंसिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको हर एक जो भी आपने यहाँ पर बनाया हुआ है बस बार, वहाँ से अगर आपको सिंगल फेज सप्लाई देनी है तो हर एक बस बार से आपको सप्लाई देनी पड़ेगी, अदरवाइज बैलेंसिंग की प्रॉब्लम आएगी और प्रॉब्लम आएगी। तो अगर ये आपने 3 फेज के लिए दिया है, सिंगल फेज आपने इस बस बार से दिया है, एक सिंगल फेज आपने इस बस बार से दिया है, तो एक सिंगल फेज आप इस बस बार से भी मान लीजिए हम दे देते हैं ये, दिस इज ठीक है। तो दिस इज और अगेन अ सिंगल फेज। तो इस पर्टिकुलर अगर प्रॉब्लम में देखिए तो आपने एक 3 फेज दिया है और 3 सिंगल फेज दिए हैं,
पॉइंट इज कि आपका जो ये कॉमन स्विच है, कंज्यूमर मेन स्विच, ये कॉमन है तीनों का। तो नेक्स्ट केस में हम क्या देख रहे हैं, ओके दिस। सो इस केस में जब आप इस केस की बात कर रहे थे, जब आपके पास कॉमन मेन फ्यूज स्विच था, तो इसमें एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है कि अगर आपकी फॉल्ट, इफ अ फॉल्ट शुड अकर इन अ केबल फीडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, इस पर्टिकुलर फॉल्ट आई यहाँ पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर जोन में, तो मेन स्विच आपका पूरा ब्लो कर जाएगा, पूरा जल जाएगा और पूरे इस बोर्ड की अपार्टमेंट की सप्लाई इंटरप्ट हो जाएगी। ठीक है, कंज्यूमर प्रीमिसेस में सप्लाई आपकी बंद हो जाएगी अगर इस पर्टिकुलर एरिया में कहीं फॉल्ट आए, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद दैट पर्टिकुलर मेन स्विच। दिस इज योर एनर्जी मीटर। सो therefore usually to insert an extra fuse board after the main switch board। नेक्स्ट केस ये कह रहा है, दिस केस इज कि अब आप इसीलिए एक एक्स्ट्रा स्विच बोर्ड यहाँ पे इंसर्ट कर दिए हैं और इससे फिर आप सप्लाई देंगे। तो आपके एनर्जी मीटर से यहाँ सप्लाई आई, ठीक है, एनर्जी मीटर से सप्लाई, ये आपके मेन स्विच फ्यूज बोर्ड गए। दिस इज योर मेन स्विच फ्यूज बोर्ड। यहाँ से आपने एक मेन फ्यूज बोर्ड बना दिया, दिस इज मेन फ्यूज बोर्ड, जिसमें से आपने ये न्यूट्रल लेके और तीनों RYB फेस आपने यहाँ पे दे दिए। अब इस बस बार में आपने एक चैनल क्रिएट कर दिया और यहाँ से आप सिंगल फेज और क्या कह सकते हैं 3 फेज की सप्लाई आपने दे दिया। लाइक इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपने ये दे दिया R को, इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपने एक यहाँ पे दिया Y एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपने एक दे दिया B। तो यहाँ से आपको 3 फेज मिल जाएगा। अगर आपको 3 फेज किसी पॉइंट को देना हो तो 1, 2 एंड 3 फेज यहाँ से मिल गया एंड 1, 2 एंड 3 फेज यहाँ से मिल गया। तो 3 फेज के लोड को आप यहाँ से गवर्न कर सकते हैं, 3 फेज के लोड को इससे गवर्न कर सकते हैं एंड इसी मेन फ्यूज बोर्ड से आप सिंगल फेज बोर्ड को भी दे सकते हैं सप्लाई। तो सिंगल बोर्ड के लिए आपको एक फेज, लेट सपोज ये एक फेज आपने दिया, यहाँ पे ले आके ये कनेक्ट कर दिया और एक न्यूट्रल आपने देके ये कनेक्ट कर दिया। अब जिसको यहाँ से सप्लाई चाहिए होगी सिंगल फेज सप्लाई, वो यहाँ से इजीली अवेल कर सकता है। सेम एज आपने एक फेज यहाँ पे दे देंगे, ये मान लीजिए इसको आपने इससे कनेक्ट कर दिया और न्यूट्रल को ले जाके इस न्यूट्रल को ले जाके आपने इससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसमें दिस इज बेसिकली 3 फेज 4 वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर single and 3 phase load with separate sub distribution board। This is your separate sub distribution board and this is your common main switch distribution board। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से, इस पर्टिकुलर केस के आने से आपकी जो यहाँ बैलेंसिंग की प्रॉब्लम या कह सकते हैं फॉल्टी प्रॉब्लम आ रही थी, वो आपकी सॉल्व हो गई। सो दिस इज योर 8.3 फेज 4 वायर सप्लाई का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। Now our next point is sub distribution board। Now sub distribution board should as far as possible be located near the load center। ठीक है, जहाँ भी आपका लोड सेंटर है वहाँ पे आप सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को कनेक्ट करते हैं एंड सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से फिर आप फाइनल सब सर्किट भी क्रिएट कर सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बेसिकली आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ही आपका लिंक है। एक आपने अलग चैनल दे दिया, अलग सर्किट दे दिया, तो इसमें कोई कुछ नया नहीं है। आपका 10th पॉइंट इज योर डाइवर्सिटी। व्हाट इज डाइवर्सिटी और डाइवर्सिफिकेशन इज बेसिकली 2 तरीके हैं इस पर्टिकुलर टर्म को डिफाइन करने के लिए। एक तरीका तो आपका सिंबल है कि एक सिंगल, मान लीजिए एक सिंगल आपकी लाइन है, उस सिंगल लाइन पे आपने फ्यूज कनेक्ट कर दिया और सिंगल लाइन से आपने कई सारे लोड्स को सप्लाई दे दी। ना अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है, इस फ्यूज में कोई प्रॉब्लम आती है, ब्लो करता है, तो सारे आपके लोड आपके स्विच ऑफ हो सकते हैं। सेकेंड थिंग, ये पहले हम डाइवर्सिफिकेशन को बता रहे हैं। दूसरा, अगर आप इस डाइवर्सिफिकेशन के लिए अगर इनको आप बचाना चाह रहे हो तो आपने एक यहाँ पे फ्यूज से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे एक बस बार बना दी, अगेन बस बार से आपने अलग अलग लोड्स को सप्लाई दे दी। ठीक है,
अब इसमें अगर किसी पर्टिकुलर लाइन में प्रॉब्लम आएगी तो वो लाइन ब्लॉक आउट हो जाएगी सर्किट से, बाकी आपकी सही रहेगी। एक और इसमें सर्किट है कि फ्यूज आपने कनेक्ट किया, स्विच दिया, सॉरी, उसके बाद आपने बस बार बना दी, बस बार से आपने फिर फ्यूज दिया, कनेक्ट स्विच किया, और एक आपने ये दिया और एक फिर फ्यूज दिया, तो आपने बस बार से 2 निकाल दी। अब यहाँ भी फिर से आप बस बार बना दीजिए और ये आप प्रोसेस आप करते रहिए और यहाँ से आप लोड्स को लेके जाइए। तो दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सर्किट यहाँ पर बहुत ही वास्ट है कि आप यहाँ भी ये भी फॉलो कर सकते हैं, ये फॉलो कर सकते हैं, बट डिपेंड्स कि सभी में कुछ लूप होल्स हैं, सभी में कुछ ड्रॉबैक्स हैं। एक डाइवर्सिफिकेशन का ये आपको डेफिनेशन मिलेगा। सेकंड आपको डेफिनेशन क्या मिलेगा जो नॉर्मली हम लोग प्रेफर करते हैं कि difference between the total connected load and actual maximum load, that is more important thing कि total connected load आपका सिस्टम पे कितना है और maximum load आपका सिस्टम क्या है, इन दोनों के डिफरेंस से हम डाइवर्सिटी निकालते हैं। सी अगर आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की बात करें, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की अप्लायंस की बात करें, तो मैक्सिमम वो आपका ऐसा नहीं होता है कि 24 घंटे या 24 आवर्स बाई 7 वो सेम लोड से कनेक्ट होगा, सेम आपको सप्लाई देगा या सेम आपको हीटिंग प्रॉब्लम करेगा, ऐसा नहीं है। तो कभी पीक पीरियड में क्या होता है, लोड आपका मैक्सिमम डिमांड करता है, लाइक डे की केसेस में अगर आप बात कर दें, और नॉर्मली आपके जो लोड डिमांड्स होती है वो बहुत कम होती हैं, ठीक है। सो मैक्सिमम लोड डिमांड एट एनी टाइम इन अ डे will therefore generally be less than the total connected load in a electrical installation। और यहाँ से आपका एक डाइवर्सिटी का फैक्टर लाया गया कि फॉर एग्जांपल अगर आप 15 एम्पियर सॉकेट की बात करें, 15 एम्पियर सॉकेट के अगर 3 सॉकेट है हमारे पास, बात करें हम, ठीक है, तो अब 15 एम्पियर सॉकेट की बात करें या आप 5 एम्पियर सॉकेट की पहले चलिए बात कर लेते हैं, फिर 15 करें तो 45 ज़्यादा हो जाएगा। अगर 3 5 एम्पियर के पावर सॉकेट कनेक्टेड है एक सप्लाई से, मान लीजिए इस केबल से, ठीक है, तो इस केबल की रेटिंग कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? इस केबल की रेटिंग कहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ करंट कितनी है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ करंट या जो रेटेड करंट होगी वही तो इस केबल की रेटिंग होगी। अब देखिए यहाँ से आपने 5 निकाल दिया, यहाँ से 5 निकाल दिया, यहाँ से 5 निकाल रहे, तो इस हिसाब से तो इसकी 15 एम्पियर रेटिंग होनी चाहिए इस केबल की, लेकिन हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं 10 एम्पियर रेटिंग की केबल। क्यों? दैट इज़ बिकॉज कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये जो आपने 5 एम्पियर के सॉकेट यूज़ किए हैं ये आपके 24/7 लोड से कनेक्टेड हों। तो यहाँ पर हम लोग 2/3 या आप कह सकते हैं 66% इसको हम लोग डाइवर्सिटी करते हैं, या इसको हम लोग केबल का डाइवर्सिटी फैक्टर रखते हैं कि 66% इस मैक्सिमम लोड का जो होगा वो आपकी मिनिमम रेटिंग होगी इस केबल की। सो दिस इज क्लियर, दिस शुड बी क्लियर कि एक आपका डाइवर्सिटी होता है कि मैक्सिमम जो लोड कैपेसिटी होती है या मैक्सिमम अचीव हो सकती है उसका 2/3 रखते हैं हम लोग मिनिमम रेटिंग के लिए उस पर्टिकुलर केबल की या अप्लायंस की। लाइटिंग फैन में 66 होता है नॉर्मली डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में, और होटल्स की या बिजनेस बिल्डिंग की बात करें तो इट शुड बी 80 to 90% ऑल्सो। कुकिंग अप्लायंसेज में कुछ कुकिंग अप्लायंसेज है वो 100% रेटिंग को फॉलो करते हैं अगर आप 10 एम्पियर तक के यूज़ कर रहे हैं, और अगर बियॉन्ड उसके जा रहे हैं तो 50% डाइवर्सिटी फैक्टर फॉलो आप करेंगे। सेम एज सॉकेट के लिए या स्विचेस के लिए भी हम लोग 66% का डाइवर्सिटी फैक्टर लेते हैं। बट सेम थिंग कि अगर आप हाई रेटेड होटल्स या हाई रेटेड लोड बिल्डिंग्स में, होटल्स में अगर इन सब जगह जाते हैं तो इन दैट केस दिस डाइवर्सिटी फैक्टर विल डिफरेंट, इट शुड बी 75 और 66 या 75 के बियॉन्ड भी जा सकते हैं 80-90%। सो वहाँ पर जो आप केबल का इंस्टॉलेशन या वायर का इंस्टॉलेशन करेंगे वो अपने मैक्सिमम रेटिंग के 90% एटलीस्ट उसकी रेटिंग होनी चाहिए जितने भी उसमें लोड कनेक्टेड किए जाएंगे। सो दिस इज ऑल बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस।
जिसमें आपने टोटल अप्रॉक्सीमेट 10 पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया. सो if you have still any doubt or if you have still any queries, just write it down in a comment box or just contact me on WhatsApp. My WhatsApp number, you all have my WhatsApp number. ठीक है, तो we'll discuss and we'll go through with that portion also. So thank you all of you for this general requirement lecture. Please watch this video and please subscribe this channel Polytech Guru, to your colleagues, to your students who is somehow associated with this electrical engineering or diploma in electrical engineering. Okay, so thank you all of you from my side.